बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेके चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। हम कैपेसिटर के साथ साथ यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को भी देखेंगे और लास्ट में कैपेसिटेंस को भी डिफाइन करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था और अलग एक वीडियो में भी बताया था कि इस बार जो आपके बोर्ड के पेपर्स होंगे तो उन पेपर्स में हर एक सब्जेक्ट का 25% जो पेपर होगा वो एनालिटिकल बेस्ड होगा, कंसेप्चुअल बेस्ड होगा। अब कंसेप्चुअल बेस्ड का मतलब ये नहीं है कि वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, वो आपकी बुक के अंदर से ही पेपर बनेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको ये आइडिया नहीं है कि वो जो कंसेप्चुअल पेपर होगा वो कैसे बनेगा, कहाँ से एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जब आप एक टॉपिक को तैयार करते हैं तो आपका सिंपल फार्मूला होता है कि आप डायग्राम देख लेते हैं, उसको रट्टा मार लेते हैं कि ऐसे ऐसे बनानी है, और साथ में एक डेफिनेशन कर लेते हैं और थोड़ी बहुत थ्योरी जो है ना वो रट्टा लगा के या उसको डायग्राम को अपने अल्फाज में लिख के आ जाते हैं, या कोई एक आध मैथमेटिकल इक्वेशंस हो तो वो लिख देते हैं। और 9th में तो इससे भी सिंपल था कि आप सिर्फ पिंक बॉक्स वाली डेफिनेशन याद करके आते हैं। तो अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक टॉपिक है ना तो उस टॉपिक की जो डायग्राम है वो आपसे क्या बातें कर रही है ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी डायग्राम से भी एमसीक्यू बन सकते हैं। कैसे, आज के इस टॉपिक में भी आपको हम बताएंगे। और उसके बाद जो टॉपिक की डायग्राम के बाद थ्योरी के पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, उन पैराग्राफ्स को आप सिर्फ रट्टा लगाते हैं, समझते नहीं है कि वो थ्योरी की लाइन्स आपसे क्या बातें कर रही हैं, क्योंकि उन्हीं लाइन्स के बिटवीन तो नॉलेज होता है। तो वो जो पैराग्राफ से कंसेप्चुअल एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता आप लगाएंगे तभी डियर स्टूडेंट्स वो 25% जो पेपर होगा एनालिटिकल बेस वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है, तो अगर आज का ये आप लेक्चर पूरी तवज्जो से सुनते हैं, समझते हैं, साथ साथ चीज़ें नोट करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पैराग्राफ, जो थ्योरी के पैराग्राफ्स होते हैं, लाइंस होती हैं, वहाँ से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और डायग्राम्स में भी हमने कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी होती हैं, किस तरह से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ये हम साथ साथ आपको बताएंगे। अगर ये टॉपिक आप अपनी बुक में देखें तो सिर्फ डायग्राम के बाद आपको 2-3 पैराग्राफ्स नजर आएंगे थ्योरी के। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ अलग अलग मेंशन करके बताई जा रही है। तो आपने सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले लेना, बल्कि इस वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, गौर से सुनना है कि किस लाइन पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। ठीक है ना, तो अगर ये आप वीडियो देखते हैं पूरी तो इंशाल्लाह आपको 100% ये आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो चीज़ें सिर्फ याद नहीं करनी, समझनी भी होती हैं बेटे। तो फिर स्टार्ट करते हैं जी, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते। सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटर की डेफिनेशन। भाई कैपेसिटर है क्या भला? तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर द चार्ज। और भाई कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखिए कितनी आसान डेफिनेशन है कि इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज, कि एक ऐसी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर सकती है उसे कैपेसिटर कहते हैं। क्लियर है जी डेफिनेशन? आगे ज़रा गौर कीजिएगा। कैपेसिटर इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसर। भाई इसी कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या है? कंडेंसर। अक्सर आपने घरों में ये बात सुनी होगी या देखा होगा, जब आपके फादर कूलर से सिलेंड्रिकल शेप का कंडेंसर बाहर निकालते हैं तो आप कहते हैं जी अब्बू जी ये क्या चीज़ है, क्या बला है? तो आपके फादर कहते हैं जी ये कंडेंसर है, वो सिलेंड्रिकल शेप का। उसी कंडेंसर को कैपेसिटर कहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। क्लियर है जी? अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये डेफिनेशन मुश्किल लगती है, फिर एक और डेफिनेशन है, सिर्फ एक वर्ड आप चेंज कर दें और वो ओरिजिनल अच्छी डेफिनेशन है। क्या कि भी कैपेसिटर क्या है? स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। वहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया है चार्ज, यहाँ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई मसले वाली बात नहीं है, एक ही बात है, चाहे आप चार्ज का वर्ड लिखें चाहे एनर्जी का वर्ड लिखें। देखिए ना, कैपेसिटर क्या कर रहा है? चार्ज को स्टोर कर रहा है। अब जहाँ पे वो चार्ज कैपेसिटर ने देना होगा वो सारे का सारा इकट्ठा दे देगा भी, ये ले। अब ये फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, रट्टा नहीं लगाना, समझना है। तो चाहे कहीं पे चार्ज लिखा हो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा हो तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपकी मर्जी है, चाहे आप चार्ज का वर्ड लिखें चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखें। हाँ, अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, नंबर उसके भी 2 मिलेंगे, इसके भी लिखने से 2 मिलेंगे।
लेकिन ये आपकी मर्जी, आप जो मर्जी डेफिनेशन करना चाहें कर सकते हैं। तो इसको ज़रा पूरा समझिएगा। कह रहा स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस। चाहे तो आप यहाँ सडनली का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, फिर जहाँ पे उसने एनर्जी देनी हो, यानी कि आपको जिस डिवाइस के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपने उस डिवाइस को एनर्जी ज़्यादा देनी है तो कैपेसिटर लगा दें। तो कैपेसिटर क्या करेगा, वो जो थोड़ी थोड़ी एनर्जी करके उसने स्टोर कर रखी थी, अब उसके पास अच्छी खासी एनर्जी है, वो जहाँ पे आप लगाएंगे वो सारे की सारी एनर्जी अपनी सडनली उस डिवाइस को दे देगा। ये ले भाई, सारी की सारी एक ही टाइम में दे देगा। इट एट वंस, वो एक ही टाइम पे सारी की सारी एनर्जी जो उसने स्टोर कर रखी थी वो सप्लाई कर देगा। जिस डिवाइस को आप देना चाहते हैं आप वहां पे कैपेसिटर लगा के वो एनर्जी ज़्यादा उस डिवाइस को दे सकते हैं एक ही टाइम में। ये है कैपेसिटर की प्रॉपर डेफिनेशन। अब मुझे उम्मीद है कि आपको 100% ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब अगर आप थोड़ा सा इसको आसान करके समझना चाहें तो आप यूं भी समझ सकते हैं कि भी कैपेसिटर एक कंडक्टर है। इट इज़ अ कंडक्टर विच स्टोर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। तो आपने सुना है ना कंडक्टर का क्या काम है, चार्ज को स्टोर करना। तो वही कंडक्टर कैपेसिटर तो है, चार्ज को स्टोर करता है। तो अगर ये डेफिनेशन लिखेंगे तब भी नंबर पूरे मिलेंगे, ये भी गलत नहीं है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स कैपेसिटर की सिंपल डेफिनेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब भाई कैपेसिटर हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्या मुसीबत पड़ी है कि इसको डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर यूज़ किया जाता है, इसका क्या काम है आखिर, ये समझना जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। रट्टा आप लगा लेंगे, लिख भी लेंगे, नंबर भी ले लेंगे, पता तो हो कि कैपेसिटर डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर यूज़ करते क्यों हैं। जैसे आपके घरों के फ़ैन के अंदर कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, मोटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, कूलर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं इनके अंदर कैपेसिटर का यूज़ हम क्यों करते हैं, आखिर क्या वजह है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अभी सिर्फ 2 मिनट और जुड़े रहें इस बात का पता लगाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, रीमेंबर, याद रखिएगा, सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस रिक्वायर्ड वेरी हाई करंट। कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है। आप करंट की जगह वोल्टेज या पोटेंशियल का वर्ड भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस रिक्वायर्ड वेरी हाई करंट, भाई कुछ डिवाइसेस को, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को ज़्यादा करंट चाहिए होता है। कब, टू स्टार्ट देम, इनिशियली उनको स्टार्ट करवाने के लिए कुछ डिवाइसेस को करंट ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए वहाँ पे हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। भी क्यों, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके घर का फ़ैन है, पंखा, जिसका आप बटन ऑन करते हैं तो वो चलना स्टार्ट कर देता है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो आपके घरों में करंट आ रहा है ये तकरीबन 25 एम्पेयर तक होता है, बल्कि 24 से 25 एम्पेयर तक, और मेन फ्यूज से भी इतना ही आ रहा होता है। ये भी याद रखिएगा, ये कुछ ज़्यादा करंट नहीं होता, ठीक है। तो अब आपके इलेक्ट्रिक जो फ़ैन है इसको स्टार्ट कराने, यानी कि इसको चलने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए होता है, और जो घरों में आ रहा है उससे ये चलता नहीं है, क्योंकि इसको स्टार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। अब वो जो इसको स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा प्रोवाइड कौन करता है, वो कैपेसिटर करता है, क्योंकि कैपेसिटर के पास एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने स्टोर कर रखी होती है, चार्ज को स्टोर कर रखा होता है। तो जब आपके फ़ैन को इनिशियली करंट ज़्यादा चाहिए होता है तो वो कैपेसिटर ले भाई एक ही टाइम में, स्टार्ट में ही सारी की सारी एनर्जी दे देता है फ़ैन को, ले भाई तू अपना काम कर, हो जा स्टार्ट। तो इसीलिए हमें कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। अब मोटर है, उसको भी रन होने के लिए स्टार्ट में इनिशियली करंट ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो ज़्यादा करंट उसको देने के लिए हम वहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो घरों में आ रहा है उससे वो चल नहीं पा रही, हमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा देना है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर होती है, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वो कैपेसिटर कहता है ले भाई स्टार्ट में तुझे ज़्यादा चाहिए ना, ये ले, सारे की सारी दे देता है, एक ही टाइम में सारे की सारी दे देता है जो उसने स्टोर कर रखी होती है, और वो चीज़ चल पड़ती है। हाँ, जब चल जाए फिर ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा की, फिर वो चलती रहती है डिवाइस। पंखा है तो वो फिर चलता रहता है, स्टार्ट होने के लिए उसको ज़्यादा चाहिए था, इसीलिए हमने कैपेसिटर का यूज़ किया है। अब बात समझ आई। तो वो जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है और किसी डिवाइस को उसने ज़्यादा एनर्जी देनी होती है तो वो तकरीबन कितने एम्पेयर तक कर सकता है और कितने एम्पेयर देता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। वो एमसीक्यू मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, लेकिन इसकी तो समझ आ गई ना कि कैपेसिटर का यूज़ क्यों करते हैं। तो कुछ डिवाइसेस को
स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए होता है, इसीलिए हम वहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। भी क्यों चाहिए होता है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होती है स्टार्ट में। आपको मैं मिसाल देता हूँ, घर के अंदर कहीं टेबल पड़ी हो ना, टेबल, आप उसके ऊपर स्टार्ट में जाके थोड़ा सा पुश अप्लाई करें, फोर्स लगाएं, ताकत लगाएं, एनर्जी दें उसको, टेबल को। तो जैसे ही आप धक्का लगाने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ी सी स्टार्ट में लगाते वक्त आपको थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। क्यों? स्टैटिक फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। तो जब आप टेबल को धक्का लगाने लगते हैं तब आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जब वो थोड़ी सी आगे चल पड़े, फिर आप उसको ले जा रहे हैं, फिर आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। तो देखें, इनिशियली स्टैटिक फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी। तो सिमिलरली कुछ डिवाइसेस के अंदर उनको स्टार्ट करवाने के लिए, उस स्टैटिक फ्रिक्शन को कम कराने के लिए वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप क्या करते हैं? वहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि 100% ये आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है, हम कुछ नहीं कर सकते फिर, क्योंकि हमने जितना आपको डिटेल में बताना था ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा आपको डिटेल दी जाए। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने आपको चीज़ समझाई है। अच्छा, वो अब करंट जो ज़्यादा देना है वो याद रखिएगा, वो MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटे याद रखिएगा, वो है जी 25 एम्पेयर टू 50 एम्पेयर के बीच इतना ज़्यादा करंट आपको स्टार्ट में देना होता है। अब मेन फ्यूज से तो आ रहा है 25 तक, 24 तक। तो देखें, फिर इसके बीच का अगर आपने और ज़्यादा करना है 27, 28, डिफरेंट डिवाइसेस के लिए डिफरेंट, तो फिर इसका मतलब आपको कैपेसिटर तो लगाना पड़ेगा। सही है ना? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी वो कौन सी डिवाइसेस हैं, तो उनकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। फ़ैन है, यहाँ पे भी कैपेसिटर का यूज़ होता है। मोटर है, इसकी भी एग्जांपल दे चुका हूँ। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैमरा फ्लैश। जिस कैमरे से आप पिक्चर शूटिंग आप अपनी करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, जो है वो मोबाइल का कैमरा है या आपके पास ओरिजिनल कैमरा है, तो जिससे मर्जी जब वो फ्लैश की लाइट ऑन होती है, पता ना, ऐसे फ़ोटो कैप्चर करते हैं, बड़े पोज शोज बना के ठहरे होते हैं, तो वो जब लाइट पड़ती है तो आपकी आंखें बंद होने लग जाती है। जैसी लाइट पड़ी आपकी आंखें बंद हो गई, तो इसका मतलब वो लाइट बहुत ज़्यादा है, वो एक मोमेंट के लिए थी ना, तो फिर उस कैमरे को उस मोमेंट के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी और उसके पास थी ही नहीं। तो हमने वहाँ पे क्या लगा रखा है? कैपेसिटर, कि जिस मोमेंट पे उसको एनर्जी चाहिए होगी ज़्यादा, कैपेसिटर क्या करेगा? ले भाई जल्दी ले, घड़म चार्ज को फ़ौरन भेज देगा सारे का सारा, और उसी टाइम वो लाइट ज़्यादा निकलती है। तो वो भी तकरीबन इतनी होती है 25 से 40 के बीच तक आपको एम्पेयर चाहिए होता है उस कैमरे की फ्लैश के लिए। ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि तकरीबन जो है ना 25 तक, तकरीबन 25 एम्पेयर तक इतना करंट चाहिए होता है, ठीक है, कैमरा फ्लैश के लिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। देखें, आराम से चल रहे हैं, टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। तो इसी तरह अगर आप हर लेक्चर पे टाइम लगाएंगे, चीज़ें समझेंगे, 100% आपके मार्क्स आएंगे। छोड़ देंगे और चाहेंगे कि 10-15 मिनट में सारा कुछ मुझे मिल जाए और मैं कर लूँ, रट्टा मार के नंबर ले लूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 25% कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा। अब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अब रट्टे शट्टे छोड़ दें, सही ना? रट्टे वाला बंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब लो जी, अब आपको कैपेसिटर की समझ आ गई, तो फिर यहीं पे कोई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाह रहे हैं कि जब आप देखते हैं मौसम बड़ा ज़बरदस्त हसीन बना होता है, खूबसूरत बना होता है, बादल छाए होते हैं, ठंडी हवा चल रही होती है, और जब बारिश हो रही हो तो बीच में कहीं आप सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और गरज धमक की आवाज़ आ रही है, बिजली गिरने वाली है, कहते हैं ना। तो डियर स्टूडेंट्स, वो जो लाइटनिंग फ्लैश का प्रोसेस है, जब बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है अचानक से, क्योंकि बादलों पे भी तो चार्ज स्टोर हो रहा होता है ना, और ये कुदरती तौर पे हो रहा होता है। ये आप नहीं भेज रहे होते कि चार्ज जा तू बादलों पे स्टोर हो जा, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे भी चार्ज ही होता है, वो चार्ज स्टोर होता जा रहा है, और जैसे ही कहीं पे आगे फॉरवर्ड होगा जाएगा, सारी सी बात है। ये एक बड़ा कंसेप्ट है, हम दे सकते हैं, लेकिन ये सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर की वजह से हम छोटा सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, अदरवाइज इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन आप तक होनी चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है। तो मैं इसलिए डिटेल में आपको चीज़ें नहीं बता रहा, बल्कि सिर्फ आपको MCQ बता देता हूँ। तो जो लाइटनिंग फ्लैश है, वहाँ पे भी देखें लाइट निकली ना, थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा लाइट निकली, तो वो भी तो फिर यही बात बन सकती है ना, कैमरा फ्लैश
लाइट से याद रखिएगा। तो फिर मैं कह सकता हूं कि अ लाइटनिंग फ्लैश इज अ नेचुरल कैपेसिटर, ये एक नेचुरल कैपेसिटर है। क्लियर जी? बस इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रख लें। अब ये क्यों ऐसा कह रहे हैं इसको, ये चार्ज किस तरह से आता है, किस तरह से यहाँ पे बिजली चमकती है, गिरती है, क्या होता है, इसके पीछे भी फिजिक्स ही है। लेकिन ये आप सेकेंड ईयर में जब आएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर सेकेंड ईयर का टॉपिक देखेंगे, तो वहाँ पे ये मैंने एमसीक्यू डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। लेकिन यहाँ आपके लिए जानना ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप ये इन्फॉर्मेशन याद रख लें। क्लियर है जी? नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये एक डायग्राम दिखाएगी कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो मेटल की प्लेट्स हैं। मेटल कोई भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि फलां मेटल होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूँ, कोई भी हो सकती है। इसका मतलब मेटल की प्लेट्स पे कोई ऐसी चीज़ आएगी जो डिपेंड नहीं करेगी। देखें ना किस तरह से हिंट आ रहा है, तो अभी बताऊंगा डिटेल में। लेकिन पहले ये देखें जी, हमारे पास दो पैरेलल एक दूसरे के सामने पैरेलल मेटल की प्लेट्स हैं। इस प्लेट का नाम है ए, इस प्लेट का नाम है बी। इस प्लेट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और इस प्लेट को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। और बैटरी का जो पोटेंशियल है उसे हमने V से डिनोट किया हुआ है। और इस बैटरी के आगे यहाँ पे हमने की अटैच कर रखी है, जिसको अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इस की के अंदर ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है, अगर ये डॉट हो तो इसका मतलब होता है की ऑन है, और अगर ये डॉट ना हो तो इसका मतलब होता है की ऑफ है। तो आप चाहें तो यहाँ पे स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्विच ऐसे होता है। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और अगर आप इसको नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ से हटा देंगे तो फिर इसका मतलब होगा ये ऑफ हो जाएगा। तो जिस तरह स्विच का काम है उसी तरह की का काम है। लेकिन निशानी याद, डॉट है तो ऑन, अगर डॉट है तो की ऑन होगी, और अगर डॉट नहीं है इसको हटा देंगे तो फिर इसका मतलब होगा की ऑफ हो गई है। क्लियर? तो ये है सर्किट डायग्राम जो आपके सामने है। अब होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं ना, इनको बिल्कुल बराबर का होना चाहिए, छोटी बड़ी नहीं करनी, इनको बराबर का रखना है, सही है। और इनके बिटवीन स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि इसको ज़्यादा दूर नहीं रखना प्लेट्स को। इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या हो, वेरी स्मॉल, थोड़े डिस्टेंस पे इनको एक दूसरे के सामने रखा जाए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखें, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये किस तरह से एमसीक्यूज बनेंगे, यही आपको चाहिए ना चीज़। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बना के दूंगा, आपने सिर्फ उसको ठंडा करके खाना है। यानी कि बनी बनाई पकी पकाई खीर आपको देंगे, आपने उसको ठंडा करके सिर्फ खाना है, गर्म नहीं खानी, सही है ना। तो अभी सुनते जाए यहाँ पे। तो अब डियर स्टूडेंट्स होगा क्या कि जैसे ही हमने इस प्लेट से और इस प्लेट से बैटरी के टर्मिनल्स कनेक्ट करेंगे, तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, अब इन मेटल प्लेट्स के ऊपर चार्ज तो पड़ा है, चार्ज तो मौजूद है ना। तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज होंगे डियर स्टूडेंट्स, उन नेगेटिव को ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये देखें, जो नेगेटिव चार्ज पड़े होंगे ना, उन नेगेटिव चार्जेस को ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे लेके जाएगा और यहाँ से लेके इस प्लेट पे जाके डिपॉजिट कर देगा। यानी कि इस नेगेटिव को यहाँ से खींच के इस प्लेट के ऊपर रख देगा। इसी तरह फिर एक और पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव निकलते जाएंगे, सॉरी नेगेटिव निकलते जाएंगे और इस प्लेट पे डिपॉजिट होते जाएंगे। ये कौन करवा रहा है, बैटरी करवा रही है। और यहां से पीछे पॉजिटिव बचते जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज इसको बैटरी यहां से खींच के यहां पे डिपॉजिट करवा रही है, तो यहां पे पॉजिटिव आता जाएगा और यहां पे नेगेटिव आता जाएगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस जब तक इस पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब ये दोनों पोटेंशियल्स, यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन का ये पोटेंशियल बराबर हो जाएगा वी के, तब डियर स्टूडेंट्स मजीद चार्ज ट्रांसफर नहीं होंगे, तब इसका मतलब होगा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। क्लियर? तो फिर डियर स्टूडेंट्स जब ये चार्ज हो जाएगा तो इसके ऊपर सपोज करते हैं चार्ज है जी प्लस क्यू टोटल चार्ज, और इस पे क्या है जी, इस पे है नेगेटिव टोटल चार्ज क्यू। अब ये चार्ज बराबर का होगा या नहीं होगा, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये आपको अगली क्लासेस में हम डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे, इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है टोटल, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव टोटल चार्ज क्यू है, ये बराबर का ही, अभी ये समझे। ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स
इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन यहाँ पे जो सेपरेशन है वो क्या है, डी, उसे हम डी से डिनोट कर देते हैं। अब जब चार्ज स्टोर हो जाएगा तो फिर डियर स्टूडेंट्स आप ये बात जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होता है आउटवर्ड, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इनवर्ड। ये बात पता है ना आपको, प्रीवियस लेक्चर्स में आप पढ़ के आए बैठे हैं। तो फिर यहाँ पे देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव से निकलना नेगेटिव में इन होना। तो ये देखें पॉजिटिव से नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पैदा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जरा गौर करना, जो हम कह रहे हैं ना कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, वो किस फॉर्म में करता है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में करता है। ये देखें ये सारी की सारी एनर्जी है ना, तो कैपेसिटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सारे का सारा यहाँ पे कन्फाइंड हुआ पड़ा है फील्ड, एनर्जी कन्फाइंड हुई पड़ी है, कांस्टेंट हुई पड़ी है, सारी इकट्ठी हुई पड़ी है। अब जहां पे आपने जिस डिवाइस को देनी है वहां पे ये कैपेसिटर उठा के लगाएं, ये सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर लगा, ये बेघड़म तो अपना काम चला। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सर्किट डायग्राम। जो बातें मैंने बोली हैं अब इन सारी बातों को यहाँ पे लिखेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। चीज़ें समझा दी हैं, क्लियर हो गई, किस तरह से चार्ज आया, किस तरह से कैपेसिटर चार्ज हुआ। हाँ अगर इसी कैपेसिटर चार्ज वाले को डिस्चार्ज करना हो तो आप इस बैटरी को हटा दें, इधर वाले चार्ज निकल के इधर और इधर वाले इधर, तो पोलैरिटी चेंज करने से, पोलैरिटी का मतलब होता है इनके टर्मिनल चेंज कर दें, तो पोलैरिटी के चेंज करने से कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। सही है जी, बस इतनी बातें मैट्रिक लेवल पे बहुत हैं आपके लिए। अब इन बातों को किस तरह से यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना है, क्या क्या चीज़ हो सकती है यहाँ पे, उसको हम अपने अल्फाज में यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें, मैं टाइम देख लूँ कहीं टाइम ही नहीं एंड हो जाए। हाँ जी टाइम एंड हो रहा है, तो मैं ये चेंज कर लेता हूँ, फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इस डायग्राम से हमने क्या चीज़ें यहाँ पे देख के लिखनी है, सिर्फ आपने इतनी थ्योरी लिख लेनी है, बहुत है आपके लिए। तो देखें, अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स प्लेस्ड नियर ईच अदर सेपरेटेड बाय वैक्यूम, यानी कि डिस्टेंस पे उनको रखा गया। तो ये देखें कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स, ये दो मेटल प्लेट्स आ गई, प्लेस्ड नियर ईच अदर, एक दूसरे के करीब रखेंगे। मैंने पहले बता दिया था कि डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए इन दोनों के प्लेट्स के बिटवीन, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रखनी। अच्छा, सेपरेटेड बाय वैक्यूम, यानी कि इनके बीच में देखो अभी कुछ भी नहीं है, क्या है वो, वैक्यूम से मुराद वो एयर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई मीडियम एयर हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता, ये भी वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं है ना जहाँ पे एयर ना हो। सही है, तो वैक्यूम भी यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है एयर हो, यहाँ पे हो सकता है एनी अदर इंसुलेटर, कोई और चीज़ रखी जाए। ये बातें याद रखनी है ना। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है, ओके, लेकिन हमने ओवरऑल बात करनी है। अच्छा, इंसुलेटर नॉन एज डाइलेक्ट्रिक, जो इंसुलेटर यहाँ पे प्लेस करेंगे प्लेट्स के बीच में वो आपका डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। यूजुअली कंडक्टर्स, यानी कि आमतौर पे ये जो कंडक्टर्स हमने यहाँ पे ले रखे हैं दो, वो कह रहा है यूजुअली कंडक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट्स, हम आमतौर पे इन कंडक्टर्स को पैरेलल ही लेते हैं, यानी कि जो आपको कैपेसिटर मिल रहे हैं वो पैरेलल प्लेट वाले मिल रहे हैं। इसके पीछे एक बाकायदा हिस्ट्री है कि शुरू में कैपेसिटर किस तरह के थे, वो स्फेरिकल शेप के थे, उनका फिर नुकसान होता था, उनका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। हाँ, पैरेलल प्लेट वाले जो कैपेसिटर है इनका हमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्यों, ये हम अलग आपको बताएंगे। फिलहाल ये टॉपिक की चीज़ें नहीं है, क्वेश्चन तो आपके माइंड में आ सकते हैं लेकिन ये आपके टॉपिक की चीज़ें नहीं है। तो इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट्स एंड कैपेसिटर इज नोन एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डायग्राम, और यहाँ पे हमने उसको डिफाइन कर दिया अपने अल्फाज में, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वही कुछ लिख दिया है। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब डियर स्टूडेंट्स है मैथमेटिकल इक्वेशन। तो मैथमेटिकल इक्वेशन अपने यहाँ पे देखने क्या हो रहा है भाई, यहाँ से पोटेंशियल दिया और चार्ज स्टोर हो रहा है। सही है, तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो चार्ज है Q ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस बैटरी के पोटेंशियल के, कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो चार्ज भी बढ़ेगा, तो चार्ज भी प्लेट के ऊपर ज़्यादा स्टोर होगा। तो Q का जो रिलेशन है V के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डियर स्टूडेंट्स इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर आप क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे और इक्वालिटी का साइन यूज़ करेंगे। तो हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर इक्वालिटी और कांस्टेंट को लेके आएंगे। तो Q वैसे, इसको हटाया प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, इक्वालिटी और एक कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम है यहाँ पे आज C, और ये वाला V वैसे का वैसे।
तो ये बन गई डियर स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन Q इज इक्वल टू सी वी। अब ये जो C है ना ये कांस्टेंट और इसको हम कहेंगे कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस को अगर अलग से निकालें तो ये आएगा C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय V। ये V मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। अब ये C क्या है, ये बेसिकली जो कांस्टेंट है इसको हम नाम दे रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये C क्या है, कैपेसिटेंस है। तो ये फार्मूला बनेगा जी कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो अब कैपेसिटेंस होती क्या है, इस कैपेसिटेंस को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। क्लियर? अब इस कैपेसिटेंस को डिफाइन करने से पहले एक छोटा सा एमसीक्यू जो आपकी बुक के पैराग्राफ में डायग्राम से जो नीचे पैराग्राफ है ना वहाँ पे दिया गया है। कॉन्सेप्ट यही था जो मैंने बताया है, लेकिन अगर एमसीक्यू आ जाए तो हम एमसीक्यू की सेंस को क्लियर करने के लिए यूँ भी कहते हैं। अब ये कन्वेंशनली बात कर रहा हूँ, यानी कि रिवायती बात है, कॉन्सेप्ट नहीं है, रिवायती बात है कि जब आप बैटरी लगाते हैं ना कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ, पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से ये कन्वेंशनली कहते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, कन्वेंशनली कहते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज जाएगा और इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा पॉजिटिव। अब जब इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव डिपॉजिट हो जाएगा तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो इसके साथ वाली प्लेट है उस पे क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव, यानी कि अपोजिट चार्ज आएगा। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो यहां पे जो चार्ज आया नेगेटिव वो किस वजह से आया, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये आप पढ़ के आए बैठे हैं पीछे क्या होती है। तो अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये बात आप देखें तो डायग्राम से जो नीचे पैराग्राफ है वहां पे ये बात मेंशन की गई है कि जो प्लेट A है अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेट B पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आया है। तो ये एक छोटा सा MCQ बन सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरह से, लेकिन सिर्फ इस MCQ को क्लियर करने के लिए आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाएगा और यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ये आप बात कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनली कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है कि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे जाके डिपॉजिट करेगा और यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक कि इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही बराबर होगा तो फिर मजीद चार्ज जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। 100% एक एक चीज़ आपको क्लियर करवा रहा हूँ, टाइम लगेगा लेकिन आप चीते बन जाओगे सारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। लो जी ये कहानी एंड हो गई। अब चलते हैं कैपेसिटेंस क्या होती है। द कैपेसिटी या एबिलिटी, स्टाइल में पढ़ना है तो आप यूं पढ़ सकते हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। पीछे पढ़ा नहीं था, पढ़ा था ना 9th क्लास में, तो वहां पे भी एबिलिटी का वर्ड था। तो अगर चाहे तो आप एबिलिटी पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर हमारी तरह एबिलिटी पढ़ लें। द कैपेसिटी या एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि ऐसी एबिलिटी जो पकड़ती है, पकड़ के रखती है, किनको भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज को। देखो कैपेसिटर क्या था, चार्ज को स्टोर करता है। तो भाई कितना ज्यादा स्टोर कर सकता है, ये जो कितना ज्यादा स्टोर कर सकता है, ये जो एबिलिटी है ना, ये कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, वो तो करता है ना, कितना कर सकता है, ये जो एबिलिटी है ना, ये कैपेसिटेंस कहलाती है। तो देखें पकड़ के रखती है, चार्ज आया उसको पकड़ के रखती जा रही है कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज आता जा रहा है। भाई कितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज रख लेगा कैपेसिटर। ये जो रखने की एबिलिटी है ना, पकड़ के रखने की एबिलिटी, इसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। फील हुआ कि नहीं हुआ, फील हो रहा है ना, फील होगा तो समझ आएगी। हमारा काम ही यही है कि आपको फील कराना, ताकि आपको फील हो, चीजें समझ आए। लो जी, इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी वर्ड यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने दोनों लिखे हुए हैं। यूनिट क्या होगा, तो कैपेसिटेंस का जो ऐसे यूनिट होगा वो यहां से देखें Q ओवर V है, तो Q का क्या होता है, डिस्टेंस चार्ज का कॉलम डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कॉलम पर वोल्ट जो है ये ऐसा यूनिट होगा कैपेसिटेंस का। हाँ, यही कॉलम पर वोल्ट जो है इसको नाम दिया गया जी फैरड का। तो ये फैरड के बराबर है, फ्राड नहीं पढ़ना, इसको फैरड पढ़ना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो अब इसका सिंबल अगर लिखना चाहें तो वो कैपिटल F होगा। तो कॉलम पर वोल्ट जो है वो बराबर होता है किसके, फैरड के। अब यहां से आप 1 फैरड की डेफिनेशन करेंगे, ये 2 नंबर की
प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में पूछी गई है। तो आप भी यहाँ पे 1 फैरेड की डेफिनेशन याद रखेंगे। तो ये देखें, अगर यहाँ पे मैं 1 लगा दूँ तो यहाँ पे भी फिर 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और ये 1 से कैंसिल तो 1 ही रहेगा ना। तो फिर इसका मतलब यहाँ से 1 फैरेड को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहीं से देखो, यहीं से रट्टा नहीं मारना कि 1 फैरेड बराबर होगा तब जब 1 कूलम चार्ज आप क्या करें, इन प्लेट्स पे प्रोवाइड करें, उनको दें। अगर 1 कूलम चार्ज इन प्लेट्स को दिया जाए तो इन प्लेट्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो 1 वोल्ट का होगा। तो अगर 1 कूलम चार्ज इन प्लेट्स पे आप दें जिसकी वजह से इन प्लेट्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो 1 वोल्ट होगा, तो यहां पे जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फैरेड के इक्वल हो जाएगी। तो फिर यही चीज हम यहां पे डिफाइन करते हैं कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स देन C इक्वल टू 1 फैरेड। जो समझाई बात वही लिख दी। अब डियर स्टूडेंट्स, अक्सर जो है ना, जो कैपेसिटर आप देखते हैं डिफरेंट शेप्स के होते हैं, इस तरह का कैपेसिटर आपको नहीं मिलता। ये तो सिंबल है कैपेसिटर का, लेकिन आपको डिफरेंट शेप्स के कैपेसिटर नजर आते हैं। तो वो उनका यूनिट फैरेड में बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और ये वैल्यू इतनी छोटी नहीं होती कि हम बना लें और रख लें। तो ये मिलते नहीं हैं। हमारे पास जो कैपेसिटर मिलते हैं उनकी जो वैल्यूज यूज होती है वो थोड़ी होती है, और उनके लिए हम माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, देखें ना, माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻⁶ तो छोटी वैल्यू है, ये भी -9, तो ये नैनो फैरेड, पिको फैरेड, इस तरह की हम यूनिट्स यूज़ करते हैं कैपेसिटर के लिए। तो ये भी आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, ये भी याद रखिएगा। माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶, नैनो की होती है 10⁻⁻⁹, और पिको की होती है 10⁻⁻12। सही है। फैमटो की होती है 10⁻⁻15। अच्छा जी, ये कहानी एंड होगी, बस टॉपिक एंड हो चुका है। अब वो चीज़ें जो हम यहाँ से खुद बना रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जो आपसे अलग से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, MCQs बनते हैं। टॉपिक एंड हो गया है, अब आपने खुद सोचना है। टॉपिक एंड हो गया है, अब आपने खुद सोचना है कि भी यहाँ पे जो हम कैपेसिटेंस को पढ़ रहे हैं वो कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पूछे जाएंगे ना कॉन्सेप्चुअल MCQs कि वो जो कैपेसिटेंस आप पढ़ रही हैं, जो डेफिनेशन भी आती है, फार्मूला भी आता है, यूनिट भी आपको पता चल चुका है, यही कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। ये शॉर्ट भी आ सकता है और MCQ भी बन सकते हैं यहाँ से। तो फिर नंबर 1 जो कुछ मैंने बताया था वही लिखूंगा। नंबर 1, कैपेसिटेंस जो है वो इन प्लेट्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। पहला पॉइंट तो मैं लिखने लगा हूं, कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है, डिपेंड करती है। उसका पहला पॉइंट ये है कि कैपेसिटेंस जो C है ये डियर स्टूडेंट्स ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड करती है। ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स, ये पहला पॉइंट है। कैपेसिटेंस प्लेट्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। क्या मतलब कि भाई इन प्लेट्स को रखा कैसे गया है, कैसी हैं ये नहीं, रखा कैसे गया है। तो आपकी बुक में इनको पैरेलल रखा गया है। कैसे रखा गया है? पैरेलल, पैरेलल। ठीक, तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। नंबर 2, कैपेसिटेंस इन प्लेट्स के एरिया पे भी डिपेंड करती है। एरिया, जितना एरिया ज्यादा होगा उसका मतलब उनके ऊपर चार्ज ज्यादा आ सकता है। तो इसीलिए इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है, मैं सिर्फ इतना हिंट दे देता हूं, इस पे भी डिपेंड करेगी। और नंबर 3 कि कैपेसिटेंस जो होगी वो प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है ना उस पे भी डिपेंड करेगी। अगर डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे, मैंने शुरू में कहा था कि ज्यादा नहीं करना, फील्ड कन्फाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद डिस्टेंस मैंने कहा था कि वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो फिर हम यहां पे लिखेंगे कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट अभी मैंने यहां पे बताया था कि भाई इन प्लेट्स के बीच में क्या है, वैक्यूम है, एयर है, या कोई और इंसुलेटर है जिसको आप डाइलेक्ट्रिक का नाम दे सकते हैं। तो यहां पे कुछ भी रखा जा सकता है। तो इसका मतलब जब वो कोई चीज आएगी बीच में तो कैपेसिटेंस पे फर्क जरूर पड़ेगा। तो अब ये पॉइंट भी लिख ले कि मीडियम बिटवीन प्लेट्स के बिटवीन क्या चीज रखी गई है, इस पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, ठीक है। अब वो रख के देखने नहीं लग जाना, अभी फिलहाल इतना ही याद रखें। लो जी, आखिरी बात देखें ना, डायग्राम से किस तरह से चीजें बनती हैं। ये सारी MCQs और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। लास्ट पॉइंट,
इधर आपने लगा रखी है बैटरी और इधर आपने लगा रखी है दो प्लेट यानी कि कैपेसिटर। और कैपेसिटर की देखें तो दोनों प्लेट्स, दोनों टर्मिनल आपको बराबर के नज़र आ रहे हैं और बैटरी में एक टर्मिनल बड़ा है एक छोटा है। तो क्यों ना थोड़ा सा आपको पता हो कि भाई ये कैपेसिटर और बैटरी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो फिर इनका डिफरेंस आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दोनों में फ़र्क क्या है, उसका क्या काम है, उसका क्या काम है। जहाँ आप कैपेसिटर लगाते हैं वहाँ पे बैटरी क्यों नहीं लगा सकते? आखिर कोई तो रोला होगा ना। तो फिर ये डिफरेंस का आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखें ना किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। इस तरह से चीज़ों पे गौर करना है आपने। चाहे आपको आज 50 मिनट भी लग जाए, बेटे आपने चीज़ें सारी सीखनी है। एक पे टाइम लगाएंगे, आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पढ़ना है। जब आपको पढ़ना आ जाएगा, चीज़ें तैयार करना आ जाएगा, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप इंशाल्लाह दौड़ेंगे, भागेंगे। तो फिर इन दोनों की शक्ल मिलती जुलती है ना, तो फिर इनके डिफरेंस का पता होना चाहिए। 4-5 पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के लिए इतने बहुत हैं। 2-2 पॉइंट्स भी लिख लें तो बहुत है। नंबर 1 बैटरी। भाई बैटरी का क्या काम है? स्टोर्स केमिकल एनर्जी। बैटरी केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है। कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। भाई बैटरी का सिंबल क्या होता है? देखें, एक टर्मिनल छोटा एक टर्मिनल बड़ा, ठीक। और कैपेसिटर का सिंबल देखें तो ये है। ये ड्रा करते वक्त कैपेसिटर का सिंबल यही है। जब आप लैब में देखेंगे तो कैपेसिटर इस शक्ल के नहीं दिखेंगे, वो डिफरेंट शेप के होंगे, सही है ना। तो बहरहाल कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है कि दोनों टर्मिनल बराबर के हों ऊपर नीचे से, और इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना। यानी कि आपने ऐसे नहीं बना देना, ये इधर ये इधर ऐसे, ये देखें ना अच्छा भी नहीं लग रहा। तो बराबर का इनके टर्मिनल्स हों और हल्का सा बीच में गैप हो। यहाँ पे एक नोट रह गया, बताता हूँ, पहले इसको देख लें। अच्छा जी, और थर्ड पॉइंट क्या है? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर चार्ज भी हो रहा है और पोलैरिटी चेंज करेंगे तो डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट्स आर स्लोअर बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन होते वक्त जाहिर सी बात है ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, और वहाँ पे प्रोसेस क्या होगा? फास्टर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट्स आर फास्टर बिकॉज इट स्टोर्स एनर्जी डायरेक्टली ऑन टू द प्लेट। इसने स्टोर कर रखी होती है एनर्जी को और डायरेक्टली एक ही टाइम पे सारे के सारे एनर्जी आगे दे सकता है। तो ये फास्टर प्रोसेस है। उसके बाद लास्ट एक पॉइंट मैंने लिखा है जी, ये चीपर है, सस्ता है, और ये थोड़ा सा कैपेसिटर आपको महंगा मिलता है बैटरी के कंपैरेटिवली। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्कशन। छोटा सा एक यहाँ पे पॉइंट रह गया, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट। भाई मैंने यहाँ पे बताई है आपको कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस, ये 4 पॉइंट, ये डिपेंडेंस है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैपेसिटर किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर याद रखिएगा यहाँ से देख के कि इट डज नॉट डिपेंड या इट इज़ इनडिपेंडेंट, यानी कि सी की बात कर रहा हूँ कैपेसिटेंस की, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस, यानी कि प्लेट्स कितनी मोटी हैं कितनी बारीक हैं इस चीज़ पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। थिकनेस एंड मेटल ऑफ प्लेट्स। भाई ये प्लेट्स किस मेटल की हैं इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कैपेसिटेंस। हाँ मेटल की होनी चाहिए बस। और दूसरे नंबर पे थिकनेस पे भी डिपेंड नहीं करती है, कितनी मोटी हो कितनी बारीक हो इस चीज़ पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कंसेप्चुअल एमसीक्यू है, ये बन के आपके सामने आ सकता है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस टॉपिक कैपेसिटर की डिस्कशन। देखिए डिटेल में हमने हर चीज़ डिस्कस की है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। तो आज की ये डिस्कशन मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। अजान भी हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात जल्द होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।